स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। और आज का यूपीपी का जो सेट है मेरा वो 2009 का प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे भाई। इस पेपर की एक खासियत है कि इस पेपर में हिंदी का सब्जेक्ट नहीं आया था। 2009 में हिंदी नहीं आया था, उसके ऊपर एक मानसिक अभियोक्ता टाइप में कुछ क्वेश्चंस आए थे जो आपके आते हैं जेल वार्डन में। तो ये 2009 का पेपर था और आप लोग देखिए 2009 जैसे पेपर में सब्जेक्टिव कितना ज्यादा होता था और स्टेट जीके कितना कम होता था। तो बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा मेरे भाई, पहला प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। अब कौन सा बच्चा ऐसा है जो इसको नहीं जानता है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से, हिंदुत्व से, सिख से, जैन से। तो इसमें आपका सही जवाब होगा जैन धर्म से। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि जैन मत का एक बंटवारा हुआ जो श्वेतांबर बना और दूसरा भाग बना दिगंबर बना। श्वेतांबर का मतलब है सफेद कपड़ा पहनने वाले या कपड़े पहनने वाले, कपड़ा जो पहनने वाले, वह समूह जो कपड़ा पहनने वाला था। और दिगंबर का अर्थ हुआ वस्त्र विहीन या जो कपड़े का त्याग कर दिए थे। ठीक, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारत का नेपोलियन बोनापार्ट किसे कहा जाता है? यूरोपीय क्रांतिकारी था नेपोलियन बोनापार्ट, उसका नाम किसको दिया जाता है? तो उसका नाम दिया जाता है भाई गुप्त वंशीय शासक। यहाँ पे गुप्त वंश के चंद्र ये है, क्या नाम है, समुद्रगुप्त। और इन्हीं को दिया गया है भारत के किसका, नेपोलियन का खिताब दिया किसने था? दिए थे वेसेंट स्मिथ ने। एक इतिहासकार थे वेसेंट स्मिथ। इन्होंने समुद्रगुप्त की उपाधि दी थी भारत का नेपोलियन बोनापार्ट। तीसरा प्रश्न है पानीपत का युद्ध है। पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? मराठों और अंग्रेजों के बीच, गलत। मुगलों और शेरशाह के मध्य, गलत। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, गलत। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। तो यह युद्ध हुआ किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। अगर तुमसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि यह युद्ध कब लड़ा गया, तो पानीपत में बेटा कुल 3 युद्ध हुए। पानीपत में 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। दूसरा युद्ध 1565 में आपका होगा, 1565 में होगा, सॉरी 65 नहीं, अकबर के समय में 1556 में हुआ, 56 में हुआ। और तीसरा युद्ध हुआ 1761 में हुआ। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। दूसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ अकबर की तरफ से इसमें फाइट कर रहे थे बैरम खान। और इधर से कौन था? इधर से हेमचंद्र हेमू। तीसरा युद्ध था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस कौन था? वर्सेस थे मराठा। अब पानीपत के बारे में कहावत है कि जिसकी सेना बड़ी होती है वह युद्ध हमेशा हार जाता है। पानीपत को श्राप है महाभारत काल से कि जिसकी बड़ी सेना वाला जो रहेगा वह युद्ध हारेगा। और ये तीनों इतिहासों में, तीनों में ये युद्धों में फैक्ट बैठता है। जैसे यहाँ पे इब्राहिम की सेना सबसे बड़ी थी, इब्राहिम युद्ध हार गया। हेमू की सेना बहुत बड़ी थी, हेमू युद्ध हार गया। और मराठाओं की बहुत मजबूत की सेना थी, मराठा क्या हुआ? युद्ध हार गए। तो यहाँ पे हमारा ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। अगला पॉइंट है नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। गांधी स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डाट अनशन किए, सत्याग्रह अनशन किए, जेल जाकर अनशन किए, आमरण अनशन किए, जल त्याग अनशन किए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा मेरे भाई आमरण अनशन किए। अब आप जो बच्चा आज के समय में इस पेपर को देखेगा और आज कंपटीशन इसका 100 मल्टीप्लाई 100 कर दो उससे ज्यादा है, तब कंपटीशन नहीं था, पेपर का लेवल कितना आसान था। अगला प्रश्न मेरे भाई,
कौन सा प्रश्न है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने और उस समय हम सबसे 62 का युद्ध हुआ था जो भारत और चाइना से, जिसमें हम हारे थे। और तुरंत जब नेहरू जी खत्म हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुए, तो 65 में हमारा युद्ध हो गया भारत पाकिस्तान का। और जब युद्ध हुआ तो सबसे बड़ी समस्या आई भूखमरी की, सूखा पड़ गया और अनाज नहीं पैदा हुआ। तो वहां पे किसानों को और जवानों को दोनों को ललकारने के लिए 65 के युद्ध में, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जवान थे और दूसरा कौन था? खाना देने के लिए किसान थे, जिन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? अब आपको बता दें 4 जगहों पे कुंभ वर्तमान में लगता है। पहला कुंभ कहाँ लगता है? उज्जैन में कुंभ लगता है, जिसे हम सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। दूसरा कुंभ कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है, इलाहाबाद में। तीसरा कुंभ हरिद्वार में लगता है और चौथा कुंभ आपका लगेगा मेरे भाई नासिक में लगेगा। कहाँ लगेगा? नासिक में गोदावरी के पास, उज्जैन में छिपरा के तट पे, हरिद्वार में गंगा के तट पे और इलाहाबाद में गंगा यमुना के तट पे। तो कौन सा ऐसा स्थान जो नहीं लगता? वाराणसी में कुंभ नहीं लगता। भारत में कुंभ मेले की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन ये भी आया हुआ एग्जामों में, तो आप कहेंगे हर्षवर्धन ने सबसे पहले इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन करवाया था। अगला प्रश्न है मेरे भाई, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ? अब अगर यही क्वेश्चन अंग्रेजी में आ गया तो बच्चों के लिए बहुत टफ हो गया मेरे भाई। ये बच्चों के लिए बहुत टफ हो गया, क्योंकि बच्चा तो हमेशा क्या पढ़ा है? विधि का शासन। बच्चा क्या पढ़ता है? विधि का शासन किस आर्टिकल में है? यहाँ पे आ गया रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि के शासन का उल्लेख 13, 14, 15, 16 में किस आर्टिकल में है? आप कमेंट जल्दी से करो, तो 31 सेकंड के अंदर करो जल्दी से। 2 1 सेकंड 5 बस। 2 3 4 5। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? विधि का शासन, जिसे रूल ऑफ लॉ लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? पहला है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। भैया ये तो पुराना है और ये भी पुराना है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक। नया ये भी है और ये भी है, ये दोनों एक साथ को मिला के आपके लागू हुए हैं। तो इसमें ए वाला भी ऑप्शन सही है और सी वाला भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? अभी लास्ट के वीडियो में जो आप संविधान क्लास लिए होंगे, तो मैंने कई बार आपसे कहा है कि भारत में जो लोकसभा सांसद की आयु होती है, लोकसभा में जो आयु होगी वो क्या होगी? प्रधानमंत्री की बनने की आयु होगी। और जो विधानसभा की आयु होगी कितने वर्ष? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने की आयु होगी कितने वर्ष हो जाएगी आपकी? 25 वर्ष हो जाएगी। बढ़िया से मैं समझा के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न मेरे भाई हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कल की क्लास में, कल या परसों की वीडियो क्लास में मैंने यही पढ़ाया था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद होता है, प्रसाद पर्यंत पद होता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक राज्यपाल बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? पंचायत चुनाव निम्नलिखित में किस स्तर पर कराया जाता है? तो यहाँ पे जो है, जो पंचायत चुनाव होगा, इसमें ग्राम स्तर का भी पंचायत का चुनाव होता है और जिला स्तर पर भी पंचायत का चुनाव होता है, लेकिन नगर स्तर पर पंचायत का चुनाव नहीं होता है। इस ऑप्शन में ए बी में से आप कोई भी टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आयोग ने ए और बी दोनों को सही उत्तर माना था, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ये जो सूची पहली बार शायद आपको यूपीपी में देखने को मिली होगी मेरे बच्चों को। मैं आपको बता दूं, जिस दिन यूपीएसआई की महा प्रैक्टिस सीरीज शुरू होगी मेरे भाई,
कोई ऐसा सेट नहीं बचेगा जहां पे सूचियों के विषय ना मिले, कोई सेट ऐसे बनेगा ही नहीं, चाहे 17 उठाना चाहे 21 उठाना, सॉल्व यही करवाऊंगा। तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति कर है, अभी आप बहुत सारे बच्चे इसको नहीं पढ़े होंगे, मुझे पता है, मैं एक वीडियो आपको पर्पस पे दे दूंगा पहले कि कौन सा किस सूची में जाएगा, समवर्ती में, राज्य में या संघ में, उसके बाद ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रति व्यक्ति कर है जो उसके अंतर्गत आएगा। चलिए अगला टॉपिक है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा, जब कोई राष्ट्रपति शासन के जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहां का बजट संसद पारित करेगा। कौन पारित करेगा? संसद पारित करेगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, सभी कानूनों का पालन करना हमारी मजबूरी है, जिम्मेदारी है, एक सामाजिक बंधन है कुछ प्रभावशाली लोगों का? ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सबसे सटीक आंसर कौन सा है? जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच, सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। आर्थिक असमानता, कोई मतलब नहीं है। आर्थिक असमानता एवं ऐतिहासिक कारण, आर्थिक असमानता कोई मतलब नहीं। आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अभी आपके हरियाणा के नूह में हिंसा हुई, किस पे हुई? दुष्प्रचार पे हुई। मणिपुर में जो कांड हुआ, किस पे? दुष्प्रचार पे हुआ। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 50 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? मेरे भाई 50 रुपए के नोट हो, 2 रुपए के नोट हो, कोई भी नोट हो, सब पे साइन किसके में? गवर्नर के होंगे। 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता था, जो कि छपना बंद हो चुकी है। और सभी नोटों पे किसके हस्ताक्षर होंगे? रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के बाद जनगणना कराई जाती है? अगर हम जनगणना की मेरे प्यारे भाई बात करें तो जनगणना होती है 10 वर्षों के अंतराल पे। भारत में पहली बार 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना हुई थी। कि कब हुई थी? 1872 में। तथा निरंतर जब शुरू हुई, जिसके बाद आज तक नहीं बंद हुई, वो ही 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से। एक बार हुई थी, फिर बंद हो गई, फिर 81 से शुरू हुई जनगणना, तो आज तक बंद नहीं हुई। कितने वर्षों के अंतराल पे? 10 वर्षों के अंतराल पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, बृहस्पति, बुध, सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है, या एक क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। और तारों का भोजन हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.95 का करके, जो आपको क्या लगाएंगे? 21% लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 21% लगाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है? घाघरा यूपी में प्रवाहित होगी, ताप्ती गुजरात में प्रवाहित होगी, ताप्ती गुजरात, एमपी और गुजरात में प्रवाहित होगी, रावी पंजाब में प्रवाहित होती है, और मांडवी जो है गुजरात और गोवा में प्रवाहित होगी, गुजरात और महाराष्ट्र में से, महाराष्ट्र में होगी। ठीक, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा घाघरा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा बनी? उर्दू। बच्चे को पता कब बनी? 1989 में। 1989 में बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो पंजाब यूपी के साथ सीमा नहीं साझा करता, ना आंध्र प्रदेश सीमा नहीं साझा करता, पश्चिम बंगाल नहीं साझा करता, राजस्थान साझा करता है। ये तो मैप का क्वेश्चन था, मैं बोलता हूँ बार-बार एक मैप लगा लो अपने रूम में जहाँ पढ़ते हो। अगला प्रश्न है मेरे भाई, हत्या के मामले में सुनवाई ट्रायल कहाँ, आपकी सुनवाई कहाँ प्रारंभ होगी? बेटा हत्या के मामले में आपकी शुरुआत जो होगी जेल इस न्यायालय में होगी, जिला एवं सत्र न्यायालय में। आप उच्च और उच्चतम में इसके बाद जाएंगे, इसके पहले नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रश्न है? वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय तक अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? किसी भी थाने द्वारा अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस अपने पास उसको 24 घंटा रख सकती है। 24 घंटे के भीतर उसे सबसे अपने नजदीक के मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को, ये बहुत पुराना पेपर है, 2009 का पेपर है, और 2009 में पिक्चर आई थी शहर,
एक पिक्चर आई थी शायद, जिसमें अरशद वारसी करके हीरो थे और 4-5 हीरो थे इसमें। तो यहाँ पे अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल में ही बनी चर्चित हिंदी फिल्म है। अब ऐसा कुछ नहीं, इतनी वेब सीरीज आ गई है, वर्दी, खाकी, और एक जो आई है, कौन सी भी आई थी जियो सिनेमा पे जी, अरे वो पंडित क्या अभी नई बड़ी अच्छी सी आई जिसमें एसटीएफ का गठन दिखाया गया। तो अब ऐसी बहुत सारी सीरीज हैं, टेंशन नहीं लीजिए, ये बहुत पुराना पेपर था, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है हिंदी, अंग्रेजी। तो राजकीय भाषा लिपि है देवनागरी लिपि में हिंदी राजकीय भाषा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, आज का सेट समाप्त हुआ। शायद इस सेट में हिंदी नहीं मिलेगी आपको, हिंदी सेट में नहीं आई थी, स्टेट जीके है, ठीक है। तो धन्यवाद। अब आप अनुसार से स्टेट जीके की क्लास ले लेंगे, और थोड़ा सा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सुपर एग्जाम अड्डा में स्वागत है। मैं अनूप। जैसा कि हमारी प्रैक्टिस महासीरीज चल रही है और इसमें हम लोग यूपीपी के सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यूपीपी में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो ये सब हमें इस सेशन में मिलेगा। तो चलिए, जो आपके स्टैट जीके और साइंस के क्वेश्चन है उसे एक एक करके हम अब देखते हैं। चलिए, ये प्रश्न पत्र आपका था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का 2009 में जो पेपर हुआ था, उसके प्रश्नों को पहले हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, रेफ्रिजरेटर मतलब जो फ्रिज आप लोग यूज करते हैं, फ्रिज। रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन? जल्दी जल्दी आप लोग इसका उत्तर दीजिए कमेंट में, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो देखिए, आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो आप देखते हैं, तो उसमें जब आप खोलते हैं तो वाष्प निकलती रहती है ना, जिससे फ्रीजर में, जिससे आपका जो पानी होता है, फ्रिज मतलब वो तापमान कम करके रखता है। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है आपके रेफ्रिजरेटर में? उसमें भरी जाती है आपकी कौन सी गैस? अमोनिया। कौन सी गैस भरी जाती है? अमोनिया भरी जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है, अमोनिया भरी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप हर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है? बी, ए बी या ओ? तो आप जानते हैं कि रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? तो कार्ल एंड स्टीनर ने की थी, और उन्होंने बताया कि सभी रक्त एक प्रकार नहीं होते, ठीक है। इसमें एंटीजन पाए जाते हैं और एंटी बॉडी पाई जाती है। तो जो आपका ये ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप, ये आपको, ये जो है, किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, लेकिन सबसे रक्त ले नहीं सकता। लेगा किससे? खाली ओ से लेगा, ठीक है। और इसे हम कहते हैं सर्वदाता ब्लड ग्रुप। कौन सा? सर्वदाता। और जो ये आपका ए बी वाला है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। और जो हमारा ए बी है, ए बी, ये ए बी जो है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है? दे केवल ए बी को सकता है, लेकिन ले सभी से सकता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम कहते हैं सर्वग्राही ब्लड ग्रुप। कौन सा? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सूखा रोग, बेरी बेरी, टीबी या रतौंधी? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4वीं 5वीं क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका जल्दी जल्दी आप लोग एक बार जवाब दीजिए, ठीक। तो देखिए, B1 से होता है कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग होता है। टीबी किससे होता है? तो टीबी आपका होता है जीवाणुओं के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये टीबी का बैक्टीरिया होता है, इससे जो है आपकी टीबी की बीमारी होती है। रतौंधी किससे होता है? तो रतौंधी आपकी होती है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होता है। सूखा रोग होता है आपके विटामिन डी की कमी से। किससे? विटामिन डी की कमी से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है?
रुपए की तुलना में किसका मूल्य अधिक है? येन अधिकतम, यहां पे देखिए अधिकतम पूछा है, यानी किसका मूल्य सबसे ज्यादा है। ठीक है, अधिक इसमें कई हैं, येन है, यूएस डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो येन जो है, येन कहाँ की मुद्रा है पहले आप ये बता दीजिए। तो येन आपकी जापान की मुद्रा है और 1 रुपया बराबर होता है 0.55 येन। ठीक, 0.55 येन। अगर आप यूएस डॉलर की बात करेंगे तो यूएस डॉलर, यानी यहां पर आपकी रुपए क्या है जापान में, मजबूत है। अगर आप यूएस डॉलर की बात करेंगे तो 1 यूएस डॉलर बराबर आपका होता है कितने के बराबर? तो वर्तमान में है 82 रुपए के बराबर, 82.39 करके है रुपए के बराबर। ये घटता बढ़ता रहता है। अगला आपका है ब्रिटिश पाउंड। तो ब्रिटिश पाउंड आपका है लगभग 93 रुपए के आसपास। ठीक, अगला है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है 55 रुपए के आसपास, 55 रुपए के आसपास। तो क्या सही हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा इसमें क्या दिख रहा है? ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड जो है सबसे मजबूत है। ठीक है, यहां पर तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, बंगाल का, पंजाब का या कर्नाटक का? तो एक बात आप बताइए पहले कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? कितनी है बताइए जल्दी से। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है आपकी कितनी? 8। कितनी है? 8। और उन 8, वो जो 8 है वो कितने राज्यों से संबंधित हैं? तो वो सारे 8 जो हैं 7 राज्यों से संबंधित हैं, 7। और उसमें आपका ना बंगाल है, ना पंजाब है और ना कर्नाटक है। ठीक है, उसमें आपका है केरल है। ठीक, केरल। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। एक बार हम 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में देख लेते हैं कौन सा कहाँ का है। तो पहला शास्त्रीय नृत्य आपका है भरतनाट्यम, जो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा आपका है कथकली, जो किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। तीसरा आपका है मोहिनीअट्टम, जो किस राज्य से संबंधित है? जो केरल राज्य से संबंधित है। चौथा आपका है मणिपुरी, जो कहां से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। अगला आपका है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहां से संबंधित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला आपका है ओडिशी। ओडिशी कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला आपका है कथक। कथक कहां का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय मिलता है। ठीक, अगला आपका है जो सबसे लास्ट में ये 8वां शास्त्रीय नृत्य जुड़ा है, कौन सा? सत्रिया। और सत्रिया किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। इस प्रकार कुल 8 शास्त्रीय नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में जगह मिली है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पंजाब किंग्स 11। ठीक, किंग्स 11। अब तो पंजाब किंग्स हो गया है ना, 11 हट गया है अब तो नाम में। लेकिन ये पेपर कब का है? तो ये पेपर आपका है 2009 का ना। हाँ, 2009 का पेपर है। तो 2009 के हिसाब से पूछ रहा है आईपीएल किंग्स 11 टीम की आईपीएल 3 का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया? युवराज सिंह, हरभजन सिंह, प्रवीण कुमार या कुमार संगकारा? तो उस समय ये आपके लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है कुमार संगकारा उस समय नियुक्त किया गया। अगर वर्तमान की बात की जाए तो किंग्स 11 के कप्तान आपके हैं शिखर धवन जी। कौन है? शिखर धवन जी। गब्बर इनको प्यार से कहते हैं ना। तो शिखर धवन वर्तमान पंजाब के कप्तान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का कौन सा प्रदेश रबर उत्पादन में रबर का उत्पादन सबसे अधिक करता है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? जल्दी जल्दी आप जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए, भारत में जो सर्वाधिक रबर का उत्पादन होता है वो आपके केरल राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? केरल राज्य में सर्वाधिक होता है, क्योंकि रबर जो है आपकी पाई जाती है किस प्रदेश में? विषुवत रेखीय प्रदेश में। ठीक है, जहां पर ज्यादा वर्षा होती है। तो केरल में आपकी अधिक वर्षा होती है और वहां पर ये रबर के पौधे
पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, बृहस्पति, बुध या सूर्य? कौन सा ग्रह नहीं है? तो ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने वाले बड़े खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, जो अपनी एक निश्चित कक्षा में लगाते हैं। और इनकी संख्या, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन सी? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम को तो 2006 से बाहर निकाल दिया गया। तो शनि आपका क्या है? उपग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है और सूर्य का तो चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा है, ना कि एक ग्रह है। ठीक है, सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 78%, 39% या 21%? तो आप लोग तो इसे सबको याद होगा। 78% किसकी है? तो ये है आपकी नाइट्रोजन की। ठीक, 21% किसकी है? तो आपकी है O2 यानी ऑक्सीजन की। अगर आर्गन की बात कर ले तो आर्गन की कितनी है? तो आर्गन की आपकी है 0.93% होता है आर्गन की। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी है? तो CO2 की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। और कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में कितनी मात्रा होती है? तो 0.04% आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड की। और बाकी जो 0.03% बचे उसमें सारी गैसें होती हैं। और इसमें एक प्रश्न बनता है, कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो वो आपकी गैस है रेडॉन। कौन सी गैस? रेडॉन। ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, लेकिन जब भूकंप आने वाला होता है तो ये वायुमंडल में फैल जाती है, इसीलिए इसे भूकंप का सूचक कहा जाता है। रेडॉन गैस जब फैलने लगती है वायुमंडल में तो कहते हैं कि रेडॉन गैस फैल गई तो अब भूकंप आएगा। ठीक, क्योंकि जब हलचल होती है तो धीरे धीरे ये रेडॉन गैस बाहर निकल के वायुमंडल में फैल जाती है, वैसे ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला? ये कब का प्रश्न है? ये 2009 का पूछ रहा है। पा के लिए भूल भुलैया, एकलव्य या इश्कियां? तो उस समय जो विद्या बालन की मूवी रिलीज हुई थी और बहुत ही तारीफें मिली थी। ठीक है, उसमें अमिताभ बच्चन थे, अभिषेक बच्चन पिता बने थे, अमिताभ बच्चन पुत्र बने थे उनके, जो एक रोग से ग्रसित था, जो बचपन में ही बूढ़ा हो जाता है। वो कौन सी मूवी थी? तो वो मूवी थी आपकी पा मूवी। ठीक, जिसके लिए विद्या बालन को ये पुरस्कार मिला था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य लेखन, खेल प्रशिक्षण, समाज सेवा, कला एवं संस्कृत? तो द्रोणाचार्य। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए? खेल के लिए। किसको? जो खिलाड़ी होता है और खिलाड़ी को सिखाने वाले यानी गुरु को, क्या गुरु कौन होता है? तो द्रोणाचार्य। अर्जुन को मिलेगा जो है खेल के लिए, तो वो खेल के लिए, और उनके गुरु को द्रोणाचार्य। ठीक, तो खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। किसके लिए? जो गुरु होते हैं यानी कोच, खेल के जो कोच होते हैं उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, और खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल प्रशिक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम? डॉलर, दिनार, फ्रैंक, पाउंड? तो अभी आपने देखा, अभी पिछले भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी मुद्रा सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली, उसी में हमने बता दिया था। तो आपको आंख मूंद के उत्तर बता देना चाहिए। तो देखिए, डॉलर कहाँ की है? तो डॉलर आपकी है यूएसए यानी अमेरिका की। दिनार कुवैत की। ठीक है, और भी कई कंट्रियों की, मध्य एशिया की है। पौंड आपकी है ब्रिटेन की। फ्रैंक आपकी है फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की। तो ब्रिटेन की मुद्रा कौन सी? ब्रिटेन की मुद्रा पौंड। फ्रैंक फ्रांस, दिनार कुवैत, डॉलर यूएसए। ठीक, आप लोग देश, राजधानियां और मुद्रा जरूर याद करें, क्योंकि सभी सेटों में इससे 2 प्रश्न पूछे, एक राजधानी से और एक मुद्रा से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये तो सबको याद होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या इंदिरा गांधी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, इस नाम से पहले एक सीरियल आता था, भारत एक खोज। तो उसमें जो है, जो उसका क्या कहते हैं, वॉइस ओवर करते थे, मतलब शुरू में जो
मोनोलॉग वगैरह देते थे। तो वो कौन देता था? वो एक एक्टर होते थे, वो जो नेहरू जीवन कराते थे। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक कौन है? बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, जॉर्ज ऑरवेल, J.M. बेरी या सैमुर एम हर्ट। जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, पुस्तक उस समय ये बहुत ही चर्चा में थी। कब? तो 2009 में। कौन सी पुस्तक थी? सैटेनिक वर्सेज। तो इसके लेखक जो थे वो थे सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी एक बहुत अच्छे लेखक हैं। चलिए, तो आपका सेट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? आप देखते हैं, आप जो विंडो वगैरह यूज करते हैं, कंप्यूटर वगैरह, वो सब माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप की जाती है। जो आप विंडो 10, 11, 9, 7 जो भी आप यूज करते होंगे, ठीक है। तो इस माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, पॉल गेटी को, डॉक्टर केनेथ ओल्सन को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग, नाम तो इनका बहुत चर्चित है, सब जानते होंगे, आंख मूंद कर मारने वाला उत्तर है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के किंग कहा जाता है किसे? बिल गेट्स को। बिल गेट्स ने 1975 में, कब? 1975 में पॉल एलन के साथ, पॉल एलन और ये बिल गेट्स, ठीक, प्लस बिल गेट्स, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते, जो आप विंडो वगैरह यूज करते हो। अभी हाल ही में एक चैट जीपीटी आया, सबने सुना होगा चैट जीपीटी। इसका भी डेवलपर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट ही है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका यहाँ पर ये सेट समाप्त होता है, ठीक। इस सेट में आपके 2009 का पेपर जो हुआ था और इससे पहले जो 2013 का पेपर हुआ था, इसके बाद इसमें जो है हिंदी का सिलेबस नहीं था, ठीक है। उस जो पेपर हुआ था उस समय सिलेबस अलग था, तो उसमें हिंदी का सिलेबस नहीं था, इसलिए आपकी हिंदी की क्लास अब इसमें नहीं होगी, ठीक। अगले सेट में मिलते हैं। धन्यवाद।